हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज हम चैप्टर थर्ड डिस्कस करेंगे, क्लास 12 की जो फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स उसका। इससे पहले हमने चैप्टर वन जो कि कोल्ड वॉर था उसके बारे में, और फिर हमने द एंड ऑफ बायोपोलरिटी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। वो वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ऑलरेडी अपलोडेड है। इससे पहले हमने क्लास 6 से लेकर के क्लास 11 की जो पॉलिटिकल की फर्स्ट एंड सेकेंड बुक है उसको ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। यानी कि क्लास 6 से लेके 11 तक की आपकी जो पॉलिटिकल साइंस है वो पूरी कंप्लीट की जा चुकी है, और वीडियो अपलोडेड है। वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। हमारा जो वीडियो पैटर्न है, जिस पैटर्न में हम वीडियो सीरीज को लेकर के चल रहे हैं अभी, क्या है उसमें मंडे से लेकर के सैटरडे तक हम की एनसीईआरटी बुक, पॉलिटिकल की एनसीईआरटी बुक, और एक जो स्टैंडर्ड बुक है एम लक्ष्मीकांत की, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट विद एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ डिस्कस किया है। और जैसे ही हमारा फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जब हमारा ये 9 के 9 चैप्टर डिस्कस हो जाएंगे, तब उसके बाद हम एम लक्ष्मीकांत का जो थर्ड पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। और आपको इन दोनों पार्ट का एक कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, यानी कि 2 टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, पार्ट 1 का और पार्ट 2 का, जिसमें हमने चैप्टर 1 से लेकर के 12 तक, सॉरी 11 तक फर्स्ट पार्ट जो है उसका हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस किया था प्रीलिम्स प्रैक्टिस के पर्पज से। और दूसरा जो हमारा पार्ट 2 था, जिसमें चैप्टर 12 से लेकर के चैप्टर 16 तक था, उसको भी हमने डिस्कस किया था प्रीलिम्स प्रैक्टिस के लिए। और आपको हर एक चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, आप वो भी जाकर के देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा थर्ड चैप्टर है यूएस हैज ए मनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। यानी कि जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया, तब उसके बाद किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में यूएसए का दबदबा बढ़ गया था, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा चैप्टर थोड़ा लेंदी है, उसको हम लेक्चर वाइज पार्ट वाइज डिवाइडेड करके डिस्कस करेंगे। आज हम 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला जो टॉपिक होगा वो बीइंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर सुपरमेंसी इज द सम टोटल ऑफ वैरायटी ऑफ इन्फ्लुएंस के बारे में बात करेंगे। फिर यहाँ पे जो फर्स्ट, यहाँ पे ये स्पेलिंग इनकरेक्ट है, इसको आप कर लेना, फर्स्ट गल्फ वॉर जो कि 1990 से लेकर के 1991 में हुआ। उसके बाद हम ऑपरेशन, यहाँ पे होगा ऑपरेशन डेजर्ट, यहाँ पे ऑपरेशन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ऑपरेशन, ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्रीम क्या था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कस। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके से एक नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, तो हमें जो हमने पहला और जो दूसरा चैप्टर डिस्कस किया था, कि पहला चैप्टर जो कोल्ड वॉर था, कोल्ड वॉर का कारण क्या क्या था, जिसमें हमने मेनली 3 कारण देखे थे कि पावर का, यानी कि पावर स्ट्रगल था कि दुनिया लेवल पे अपने आप को सबसे ज्यादा पावरफुल बनाना है। दूसरा था कि आइडियोलॉजी का स्ट्रगल था, यानी कि जहाँ पे यूएसएसआर कम्युनिस्ट के फेवर में था, वहीं पे यूएसए किसके फेवर में था, डेमोक्रेसी में। वहीं पे अगर हम यूएसएसआर की बात करते हैं तो ये इसमें ये अगर हम बात करते हैं तो कम्युनिस्ट इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस्ड था, जबकि यूएसए था वो कैपिटल के बारे में बात करता। तो इस तरीके की जो दोनों यूएसए और जो यूएसएसआर के बीच में जो स्ट्रगल चल रहा था, वो अलग अलग, यानी कि जिसमें आपका आइडियोलॉजिकल एक स्ट्रगल था, जिसमें दोनों की विचारधाराएं आपस में लड़ी हुई थी, दोनों की विचारधाराओं में स्ट्रगल था। तीसरा कारण ये था कि किस तरीके से वर्ल्ड लेवल पे अपने आप को ज्यादा पावरफुल बनाए, यानी कि पावरफुल अपने आप को बनाने के लिए वो क्या कर रहे थे, जितनी भी जो रिसोर्सेस थे, जितने भी जो रिसोर्सेज थे वो किस पे लगाई जा रही थी, आर्मी और मिलिट्री पे लगाई जा रही थी। चाहे हम यूएसए की बात कर ले या जर्मनी की बात कर ले, इंटरनेशनल लेवल पर अलग अलग ट्रीटियां की जा रही थी, अलग अलग संधियां की जा रही थी, जैसे नाटो, वार्सा पैक्ट, सीटो, सेंटो, इस तरीके से। तो ये क्या थी, ये सब कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन में, यानी कि समझिए कि सीधा सीधे पावर के लिए स्ट्रगल किया जा रहा था, कि भाई किसी भी तरीके से हम क्या कर सके, वर्ल्ड पॉलिटिक्स
में अपने आप को सुपरमेंसी यानी कि विश्व में सबसे पावरफुल डिक्लेयर कर सके और विश्व स्तर पर हम अपने दबदबा को स्थापित कर सके। तो ये जो दो होड़ चल रही थी वो किसके बीच में चल रही थी? ये चल रहा था आपका यूएसएसआर और यूएसए के बीच में। तो जैसे ही कोल्ड वॉर एंड हुआ, जो हमने सेकंड चैप्टर डिस्कस किया था कि किन कारणों से सोवियत संघ का विघटन हो गया और सोवियत संघ आज के टाइम पे क्या है, रसिया बन गया। तब वर्ल्ड लेवल पे एक सुपर पावर कंट्री निकल करके आई थी, वो था यूएसए, जिसको कोई भी पावर टक्कर देने के लिए वर्ल्ड लेवल पे नहीं रहा। तब उस टाइम दुनिया लेवल पे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में किसका दबदबा स्थापित हो गया? यूएसए का। क्यों? क्योंकि रसिया जो भी रिसोर्सेस अपने डिफेंस में लगा रहा था, वो रिसोर्सेस अब किस पे लगाने लगा? सोशल वेलफेयर के लिए। तो ये बात दुनिया को समझ में आ गई और दुनिया के सामने कोई भी यूएसए को टक्कर देने के लिए इतना मजबूत नेशंस नहीं रहा, जैसे ही यूएसएसआर का विघटन हुआ। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की क्या हुई? शुरुआत हुई, जिसमें यूनाइटेड नेशंस, जिसे आज हम जिसके लिए हम अमेरिका यूज करते हैं, वो दुनिया का एकमात्र सुपर पावर नेशंस बन करके निकला। और दुनिया पे जो, अगर हम सुपर पावर की बात करते हैं, या आप बात कर सकते हैं कि सुपर पावर स्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करते हैं, तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक का ही दबदबा चला था, वो था यूएसए। अगर हम बात करते हैं एक इसका जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले था, वो क्या था? He played an important role in governing and controlling the politics of, यानी कि अब विश्व में एकमात्र जो महाशक्ति यूएसए था, इसलिए विश्व की जो भी राजनीति थी, यह राजनीति पर वर्चस्व किसका कायम हो गया था? यूएसए का। संसार की राजनीति को संचालित करना, कंट्रोल करना, चलाना, नियंत्रण करना, यानी कि नियंत्रण करना, इसमें क्या है, उसने एक अहम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो यूएसए को गंभीर चुनौती देने वाला जो भी शक्ति था, जो यूएसएसआर था, अब इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे उसको कोई भी चैलेंज देने वाला नेशन नहीं बचा। फिर अगर बात करते जो अलग अलग स्कॉलर्स हैं, उन्होंने इस नाम को क्या दिया? इसको एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नाम। तो यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश, उनके द्वारा ये ऑलरेडी इस बात का इंडिकेशंस दे दिया गया था कि यूएसए अब वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे अपना वर्चस्व स्थापित कर चुका है। तो ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा सकता है कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर था, वो किसके द्वारा दिया गया? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा स्कॉलर्स के द्वारा, या एक ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्कॉलर्स के द्वारा जैसे ही यूएसएसआर का विघटन हुआ, यानी कि यूएसएसआर डिक्लाइन कर गया, कोल्ड वॉर खत्म हुआ, तो उसके बाद जो यूएसए का जो दबदबा स्थापित हुआ था वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे, तो जो स्कॉलर्स है उनके द्वारा क्या नाम दिया गया? तो ये आपका हो जाएगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अगर बात करते हैं जो पहला गल्फ वॉर हुआ था 1990 से लेकर के 1991 में, ये पहला एक ऐसा वॉर था जिसमें दुनिया को ये बात पता चल गई थी कि इकोनॉमिक लेवल पे, इकोनॉमिक कैपेसिटी की बात करते हैं, मिलिट्री कैपेसिटी की बात करते हैं, तो दुनिया में यूएसए से ज्यादा किसी के पास नहीं है। दुनिया काफी, यानी कि यूएसए काफी ज्यादा इन मामलों में आगे निकल चुका है। सोवियत की बात करते हैं, तो सोवियत जो यूनियन था, कंसाइडर्ड इन अर्ली ऑफ इराक, इराक डिड नॉट गेट एनी हेल्प फ्रॉम द दिस वॉर। यानी कि अगर बात करते जो गल्फ वॉर था, उसमें इराक के द्वारा किसी भी तरीके का हेल्प प्रोवाइड नहीं कराया गया। तो और यूएसए को ये बात पता थी कि अब सोवियत यूनियन यूएसए को टक्कर नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने जो रिसोर्सेस है वो अपने इकोनॉमिक सुधार पे लगाने पे लगा हुआ है। तो इसलिए यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये परमिशंस लिया गया था कि इराक के अंदर जो प्रोटेक्ट है, जो कुवैत की बात करते हैं, कुवैत को इंडिपेंडेंस करने के लिए इराक से, तो उनके अगेंस्ट में फोर्स का यूज किया जाए। जो अगर हम बात करते हैं उसके बाद ये पूरी अच्छी तरीके से डिक्लेयर हो गया कि वर्ल्ड इज द लेफ्ट नो ओपिनियन बट एक्सेप्ट अमेरिका।
उसके बाद दुनिया के पास कोई भी ऐसा विकल्प नहीं बचा सिवाय इसके कि वो अमेरिका को सुपर पावर एक्सेप्ट कर ले। गल्फ वॉर सिर्फ एक गल्फ वॉर की अगर हम बात करें तो जो पहला गल्फ वॉर हुआ था, तो उसमें यूएसए के द्वारा क्या है, यूएनओ में परमिशंस ग्रांट करवाया गया था कि वो इराक के अगेंस्ट में फोर्सली यानी कि फोर्स का यूज करे कुवैत को इंडिपेंडेंस कराने के लिए। क्यों? क्योंकि यूएसए को पता चल गया था, इस बात का पता था कि अब उसको जो टक्कर देने वाला जो नेशन है यूएसएसआर, वो अपने आर्थिक सुधार में लगा हुआ है, अपने आर्थिक सुधार में बिजी है, तो उसको और चुनौती देने वाला कोई भी नेशन नहीं था। तो जिसकी वजह से दुनिया के पास क्या है, मात्र एक ही ऑप्शन रहा कि वो इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि अमेरिका ही वर्ल्ड के पॉलिटिक्स में क्या है, सुप्रीम है, यानी कि सबसे ज्यादा पावरफुल है। फिर वहीं पे बात करते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है, सुप्रीमेंसी इज द सम टोटल ऑफ वैरायटी ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी कि वर्चस्व तमाम किस्म के प्रभावों का योग है। कैसे? अगर हम बात करते हैं सुप्रीमेंसी की, तो उसमें क्या-क्या आता है आपका? एक तो आपका आता है मिलिट्री कैपेसिटी, सैन्य क्षमता, फिर आपका वेल्थ, नेचुरल रिसोर्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथ, फिर कल्चर और आइडियोलॉजिकल पावर। अगर हम आज के डेट में अगर पूरे वर्ल्ड में अगर देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा हमें क्या देखने को मिलती है? डेमोक्रेसी देखने को। और या आपको कैपिटलिज्म इकोनॉमिक देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि आज भी क्या है, वर्ल्ड लेवल पे क्या आपको देखने को मिलेगा, किसका सुप्रीमेसी देखने को मिलेगा? यूएसए का। तो अगर हम सुप्रीमेंसी की बात करते हैं, तो उसमें क्या है, 3 चीज़ों को ऐड करके बताया जाता है, जिसमें आपका एक मिलिट्री कैपेसिटी, वेल्थ, नेचुरल रिसोर्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथ, कल्चर और आइडियोलॉजिकल पावर। इन 3 बेसों के सम पे हम कह सकते हैं कि सुप्रीमेंसी है, यानी कि विश्व पर उसका दबदबा कायम हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि आज भी जब हम मिलिट्री पावर की बात करते हैं, तो सबसे पहले माइंड में क्या आता है? यूएसए का नाम आता है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो पावरफुल नेशन है, वो यूएसए है। अगर हम हेल्थ की बात करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर है, उसके बारे में बात करते हैं, तो इन सब में यूएसए में काफी ज्यादा अच्छी हमें देखने को मिलती है। फिर कल्चर की बात कर ले, आइडियोलॉजिकल पावर, जैसे कि आइडियोलॉजिकल पावर में आपका हो जाता है कैपिटलिज्म को फॉलो करना, डेमोक्रेसी के फेवर, डेमोक्रेसी के आइडियोलॉजी को फॉलो करना, तो ये हमारा आ जाता है आइडियोलॉजिकल पावर्स में। तो इसमें भी हमें क्या है, यूएसए का ही दबदबा देखने को मिलता है। जब हम यानी कि जब हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो अमेरिका की जो वर्चस्व है, यानी कि जो सुप्रीमेंसी है, उसके बारे में हम जरूर डिस्कस करते हैं, जिसे हमने क्या है, 3 मेजर पॉइंट्स में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। अगर हम बात करते हैं, अमेरिका नाउ फोर्स अदर स्टेट टू फॉलो इट्स ऑर्डर, यानी कि अमेरिका अब दूसरे राज्यों को अपने आदेश का पालन करने के लिए भी क्या कर सकता है, मजबूर कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, जो आज भी यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसमें क्या है कि यूएसए के द्वारा जो भी नेशंस रसिया के फेवर में जाते हैं तो वो उनपे क्या करते हैं, सेंसस लगा करके उसको अपने अंदर अपने कंट्रोल, यानी कि अपने ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए वो क्या करता है, मजबूर करता है। क्यों? क्योंकि रसिया का जो बेसिक वेल्थ और जो स्ट्रक्चर है, वो क्या है, काफी ज्यादा स्ट्रांग है, काफी ज्यादा वो क्या है, स्ट्रेंथ पे काफी ज्यादा पावरफुल। फिर वही पे बात करते हैं, आज भी अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो ट्रेड किया जाता है, वो किस में किया जाता है, यूएसए डॉलर में। तो अपनी धन दौलत और जो ढांचागत ताकत के बलबूते पे क्या है, वह दूसरों राष्ट्र, यानी कि जो अदर नेशंस है, वो अपनी इच्छा मनवा लेता है हमारे पर। यानी कि अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं, तो हमारी कंट्री पे भी कई बार प्रेशर डाला गया कि हम यूएनओ में जाकर के रसिया का क्रिटिसाइज करें। हमारी इंडिपेंडेंस पॉलिसी होने की वजह से वो हम पे ज्यादा फोर्स नहीं डाल पाया, क्योंकि आज के टाइम पे हम भी ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो उसपे 5th रैंक पर हम भी सबसे ज़्यादा पावरफुल में आते हैं। यानी कि जो छोटे-छोटे नेशंस हैं, जैसे कि पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, या जो भी अदर अनडेवलप्ड नेशन है, तो उसमें यूएसए क्या करता है, अपनी जो भी स्ट्रेंथ है,
या जो भी वेल्थ है अपने धन दौलत के दम पे वो क्या करता है, छोटे नेशंस को अपने आदेश मनवाने का, अब यानी कि अपने आदेश को पालन करने को मजबूर करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखते हैं साउथ अफ्रीका पे क्या है, रिसेंटली यूएसए के द्वारा सेंसस लगा दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो रसिया के फेवर में था। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो इससे क्या है कि जो भी अदर राज्य है, जो भी अदर स्टेट यानी कि कंट्री है, अपना व्यवहार उनकी इच्छा के अनुसार फिर वो करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि फिर जैसा यूएसए चाहता है, वो अपने जो उनकी जो अदर नेशंस की जो इच्छा है वो यूएसए के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेते हैं। वो अपनी शक्ति या पावर की बात करते हैं, पावर या सत्ता की धौंस भी जमाने लगा। तो उसके बाद क्या है कि यूएसए के द्वारा क्या किया गया कि उसकी जो भी पावर्स थी, जो भी उसकी अगर हम बात करते हैं पावर्स या अथॉरिटी थी, उसके बारे में वो क्या करने लगा, ज़्यादा ही ड्रॉप उस पे वो ज़्यादा ही बस या बात कर सकते हैं वो विश्व लेवल पे जमाने लगा। तो एक ही बार पॉइंट पे दूसरे बात करते हैं तो दूसरा जो पोजीशन आता है सुप्रीमेंसी इज नॉट फ्री फ्रॉम डेंजर, यानी कि जो वर्चस्व है, वर्चस्व की जो स्थिति है वो खतरे से खाली नहीं है। एग्जाम्पल पे तौर पे दिया गया यहाँ पे अफगानिस्तान और इराक में सैन्य बल के प्रयोग से वह परिणाम निकला कि हजारों बेगुनाह लोग भी मारे गए। यानी कि अगर आप बात करते हैं जब कोई नेशंस अपने आप को सुप्रीमेंसी रखने की कोशिश करता है, वो हर एक नेशंस में क्या करता है, इंटरफेयर करने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ का बताया गया कि जब अफगानिस्तान और इराक में जो मिलिट्री फोर्स यूज किया गया था, उसमें में क्या है, थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पीपल की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। 2001 में अफगानिस्तान वॉर, जिसमें कि अगर जो रज़ाक हुसैन है, एक नाम दिया गया है कि रज़ाक का जो एक सन था जिसका नाम क्या था, का रफीक नाम था, वो घर में बैठे हुए अपने घर में बैठ करके वो क्या कर एक ऐसे ही यानी कि गोला बारूद का शिकार हो गया, जिसकी वजह से उसने अपनी दोनों आंखें खो दी और वो उसका जो इंजीनियर बनने का सपना था वो अधूरा ही रह गया। ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से अगर हम बात करते हैं कि अगर हम सुप्रीमेंसी पोजीशंस की बात करते हैं वो डेंजर से खाली नहीं है। फिर अगर बात करते हैं ड्यू टू इट्स वेल्थ अमेरिका इज नाउ रनिंग सच अ गुड मैनेजमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस दैट्स promising young men and women from countries of Asia and Africa went to study there। यानी कि आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो जितने भी जो एशिया और अफ्रीका के नेशंस के जितने भी जो यूथ मैन है, वुमेन है, वो क्या कर चाहते हैं, यूएसए जाकर के अपनी स्टडी कंप्लीट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यूएसए के यानी कि अमेरिका के आज के टाइम पे इतना बढ़िया उनका मैनेजमेंट है, एजुकेशन सिस्टम है, कि सारे जो एशिया और अफ्रीका के लोग हैं, मोस्ट ऑफ द लोग कहाँ जाके अपने एजुकेशन कंप्लीट करना चाहते हैं, यूएसए में। यानी कि फिर अगर हम जॉब्स की बात कर लें तो मोस्ट ऑफ द पीपल का ड्रीम होता है कि वो यूएसए जैसे कंट्री में यानी कि यूएसए में जाकर के वो काम करे। और कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो यूएसए पढ़ने जाते हैं और वहीं पे जाकर के शिफ्ट हो जाते हैं परमानेंटली, और जिसके वजह से उनकी जो योग्यता है, जितने भी जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, उनकी जो क्वालिटीज होती है उसका यूज कंट्री नहीं कर पाती है, जिसे नाम दिया गया है ब्रेन ड्रेन। तो क्योंकि जैसे ही जितने भी जो होनहार स्टूडेंट्स जो यूएसए जाके पढ़ते हैं, या जितने भी जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट यूएसए जाकर के जब वो स्टडी करते हैं, तो वहाँ की मैनेजमेंट और इंस्टीट्यूशंस फैसिलिटीज और वेल्थ को देख करके वो परमानेंटली वहीं शिफ्ट हो जाते हैं। तो उनकी जो इंटेलिजेंसी है उससे उनका नेशन जहाँ से वो बिलोंग करते हैं वो यूज नहीं कर पाता, वो ब्रेन उनका यूज नहीं कर पाता। इसीलिए क्या है, उसका क्या नाम दिया गया, ब्रेन ड्रेन का नाम दिया गया। यही चीज आपको यहाँ पे हिंदी में भी देखने को मिलेगा। अगर हम पहले गल्फ वॉर की बात करते हैं जो कि 1990 में स्टार्ट होकर के 1991 तक चला था, इसने क्या है कि जिसमें सोवियत पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका था, तो उसने अमेरिका को वर्ल्ड लेवल पे उसकी हेजेमनी को एस्टेब्लिश करने में बहुत ज्यादा हेल्प की। यानी कि सीधा सीधे समझे 1991 में क्या है, फर्स्ट गल्फ वॉर के बाद पूरी दुनिया यानी कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे अगर किसी का दबदबा स्थापित हुआ, वर्चस्व स्थापित हुआ, तो वो किसका हुआ था, यूएसए यानी कि अमेरिका का।
अब बात करते हैं हम किसके बारे में, फर्स्ट गल्फ वॉर के बारे में, यानी कि पहला खाड़ी युद्ध, जो कि 1990 से लेकर के 1991 तक चला था। अगर हम फर्स्ट गल्फ वॉर की बात करते हैं तो वो 2 अगस्त 1990 को स्टार्ट हुआ था। जो इराकी फोर्स थे उसने सडनली क्या है, कुवैत को अपने अंडर में कंट्रोल में कर लिया था। इराक ने कुवैत को अपने अंडर में करने के लिए 1961 से ही क्या है, प्रयास करना, यानी कि इराक 1961 से ही कुवैत को अपने अधीन कर लेना चाहता था और उसकी कोशिश करता रहा था। वह अपने राज्य का ही एक प्रांत समझता था, यानी कि जो इराक है वो कुवैत को अपना ही एक स्टेट पार्ट मानता था। क्यों? क्योंकि इराक कुवैत में मिलने वाले जो भी रिसोर्सेस थे, जिसमें हमारा फ्यूल से, या बात कर सकते हैं जो भी वहाँ की जो रिसोर्सेज, यानी कि कुवैत के अंदर जो भी वहाँ पे फ्यूल्स टाइप में मिला करते थे, उन सब के तहत वो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाहता था। इसीलिए वो क्या चाहता था, कुवैत को अपने अंडर में कर लेना चाहता था। उसके बाद करते हैं ईरान डेट हिज यानी कि जो भी अच्छी खासी जो तेल की मात्रा थी उस पे वो अपने, यानी कि इराक उसे अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहता था, इसीलिए वो कुवैत को कैप्चर करना चाहता था। 6 घंटे के अंदर अंदर इराक के द्वारा क्या है, कुवैत को यानी कि कुवैत को उसने अपने अंडर में कैप्चर कर लिया। जितने भी जो अमेरिकन फ्रेंड कंट्री थे, यानी कि जैसे कि बात करते हैं सऊदी अरेबिया, वो उसमें यानी कि जो भी अमेरिका की जो फ्रेंडली कंट्री थी सऊदी अरेबिया भी क्या हो गए, उसमें आ गए। फिर बात करते हैं कि यूएसए के द्वारा, यानी अमेरिका ने इस आक्रमण की क्या की थी, निंदा की थी, और यह मांग रखी कि इराक क्या करे, जल्द से जल्द बिना किसी शर्त के कुवैत से अपनी सेना को वापस कर ले और कुवैत को वो फ्री कर ले। अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे, बुश, यानी कि जॉर्ज बुश, उन्होंने वो ये जानते थे कि अभी जो यूएसएसआर है इस समय क्या है, अपनी जो इंटरनल इश्यूज है, डोमेस्टिक जो ट्रिबल्स है उसमें वो घिरा हुआ है, इकोनॉमिक डिफिकल्ट से वो जूझ रहा है, इसीलिए उसको चैलेंज करने वाला कोई और नेशन नहीं है। इसीलिए उस क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित करने का यूएसए के पास एक सबसे अच्छा टाइम था, मौका था, और उपाय यही था कि अमेरिका इराक के विरोध में क्या करे, मिलिट्री एक्शन स्टार्ट कर दे। तो इस तरीके से स्टार्ट हुआ था फर्स्ट गल्फ वॉर। कब? तो 1990 से 1991। अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या था, अगर हम ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की बात करते हैं तो इंसाइड टू टेकन डायरेक्ट एक्शन ऑन इट पार्ट द यूनाइटेड स्टेट मेड द यूनाइटेड नेशंस इन मीडियम। यानी कि अगर बात करते हैं यूनाइटेड नेशन, यानी कि यूएसए के द्वारा जो भी डायरेक्ट एक्शन जो लिया गया था उसका मीडियम किसको बनाया गया था, यूनाइटेड नेशंस को। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि इम्पोज ऑन इकोनॉमिक ब्लॉक हेड ऑन इराक। On 20 November 20 November 1990, the Security Council passed a resolution that if Sakha did not leave Kuwait by 15 January 1991, military force should be used against him. Iraq did 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 just that on on January 17, 1991, under the leadership of the American multinational force of 34 countries, about 6 lakh invented Iraq to free Kuwait from the Iraqi catches. American General Barzaf was the commander-in-chief of this operation. It is called the Operation Desert Storm. यानी कि जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म था उसमें यूएसए के द्वारा जो भी डायरेक्ट मिलिट्री एक्शंस लिए गए थे उसमें किसको मीडियम बनाया था, यूएनए को। यूएनओ के द्वारा कहा गया कि इराक के अंदर जो भी इकोनॉमिक है, या बात करते जो भी इराक की जो इकोनॉमिक ब्लॉकेट है इराक का, वो इकोनॉमिक ब्लॉकेट किया जाए। और 20 नवंबर 1990 को सिक्योरिटी काउंसिल में एक रिजोल्यूशन पास किया गया कि यदि 15 जनवरी 1991 को कुवैत से इराक बिना किसी शर्त, यानी कि अपनी सेना नहीं हटाता है बिना किसी शर्त पे, तो यूएनओ क्या करेगा, उसके अगेंस्ट मिलिट्री कार्रवाई करेगा। तो जनवरी 1971 को
यानी कि जब कुवैत इराक के द्वारा कुवैत खाली नहीं किया गया, वहां से अपनी सेना नहीं हटाई गई, तब जनवरी 1991 को क्या है कि अमेरिकन और मल्टीनेशनल फोर्स 34 कंट्री के फोर्स जो कि अप्रोक्स 6 लाख थे, उन्होंने जाकर के कुवैत इराक के सैनिक पर हमला कर दिया, इराक पर अटैक कर दिया कुवैत को फ्री कराने के लिए। और उस टाइम पे जो अमेरिका के जो जनरल थे वो कौन थे? बारजफ बारसखफ कौन थे? कमांडर एंड चीफ थे। और इसी ऑपरेशंस को कहा गया था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ये रहा आपका हिंदी में। अगर हम इसके टारगेट्स की बात करते हैं, लक्ष्य की बात करते हैं, एम्स की बात करते हैं, तो इस जो ऑपरेशन डेजर्ट था, इसका जो मुख्य लक्ष्य था वो क्या था? जो भी हमारे रोड्स हैं, रेलवेज है, फिर अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, रोल्स, रेलवे, एयरपोर्ट, एनर्जी रिसोर्सेस, इन सब पर क्या है भारी बमबारी करके इराक को पूरी तरीके से क्या है मजबूर कर देना कि वो कुवैत को अब अपनी सेनाएं हटा ले, यानी कि कुवैत से अब वो अपनी सेनाएं को हटा ले। सोवियत रूस, भारत और जितने भी जो शांति प्रिय देश थे, यानी कि राष्ट्रों के प्रयासों से इराक तानाशाह जो सद्दाम हुसैन है अपनी गलती को महसूस किया और 28 फरवरी 1991 को, यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स 1991 को कुवैत से अपनी सेना हटाने की घोषणा कर दी। इस प्रकार कुवैत को क्या है मुक्त कराया गया, फ्री कराया गया और इसको इस तरीके से खाली जो हमारा फर्स्ट गल्फ वॉर है वो खत्म हो गया। फिर अगर बात करते हैं इसके क्या परिणाम निकले, तो इसका पहला परिणाम ये था कि वर्ल्ड लेवल पे क्या है अमेरिका की जो सुपरमेंसी है वो डोमिनेंस हो गई, यानी कि इंटर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अमेरिका का वर्चस्व दबदबा कायम हो गया। गल्फ वॉर अगर बात करते हैं खाड़ी युद्ध की जो अरब की जो एकता थी, यानी कि लोगों को जो ये भरम भरम था कि अरब में एकता है, वो एकता क्या है टूट गई थी। क्यों? क्योंकि 20 में से 12 अरब देशों ने अपनी सेनाएं टुकड़ियां इससे क्या की भेजी नहीं थी। फिर बात करते हैं कि हालांकि युद्ध फरवरी 1991 में ही समाप्त हो गया था, पर इराक के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंध कई वर्षों तक जारी रहे थे। भारी बमबारी के कारण इराक और कुवैत में जनधन की भी भारी बर्बादी हुई थी। फिर बात करते हैं दिस वॉर प्रोवाइड द अमेरिकन हैड गॉन फॉर अहेड इन द फील्ड ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी कंपेयर टू द अदर नेशन। यानी कि जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड गल्फ वॉर हुआ था, तो ये बात सबको समझ में आ गई थी कि आज के टाइम पे जो यूएसए यानी कि अमेरिका की जो मिलिट्री कैपेसिटी है, टेक्नोलॉजी है, वो अदर कंट्री के मुकाबले काफी ज्यादा एडवांस और डेवलप हो चुकी है। और जिसे क्या है जिसे किस नाम से जाना गया था? कंप्यूटर वॉरफेयर के नाम से भी जाना गया था। हम बात करते तो उसको दूसरा और क्या नाम दिया गया था? वीडियो गेम वॉर नाम भी दिया गया था। क्यों? क्योंकि इस वॉर को डायरेक्ट लाइव टीवी पे भी दिखाया गया था। तो यहाँ पे क्या है अमेरिका दुनिया के सामने ये बात सब पता चल गई कि आज अमेरिका की जो भी मिलिट्री कैपेसिटी है, टेक्नोलॉजी है, वो अदर नेशन से काफी ज्यादा एडवांस और डेवलप हो चुकी है। फिर बात करते हैं जर्मनी, जापान, सऊदी अरेबिया ने इन युद्ध के संचालन के लिए क्या है अमेरिका को भारी वित्तीय सहायता दिया था। यानी कि जब यूएसए के द्वारा कुवैत को छुड़ाने के लिए जब इराक पर अटैक किया गया था, तो यूएसए की जो नेशंस फ्रेंडली नेशंस जैसे कि आपका जर्मनी, जापान और सऊदी अरेबिया था, तो उन्होंने काफी ज्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंट यूएसए को दिए थे, जिसके वजह से लोग जो भी जर्नलिस्ट थे उन्होंने कहा था कि अमेरिका का जो ये वॉर है, यानी कि अमेरिका इनकम वाज मच मोर देन द एक्सपेंडिचर। यानी कि पर जो भी हमारे जर्नलिस्ट थे, यानी कि जितने भी जो इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी जो पत्रकार थे, उन्होंने कहा था कि खर्च से कई ज्यादा अमेरिका को क्या हुई है, इसमें आमदनी हुई है। फिर भी यह मानना पड़ेगा कि यदि अमेरिका को इस उसकी अगुवाई में अन्य सशस्त्र सेना हस्तक्षेप नहीं करते, तो कोई अन्य अरब राष्ट्र के लिए सद्दाम हुसैन के अत्याचारों को सहन करने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने 4 पॉइंट डिस्कस किया है। अब हम लेक्चर 2 में इसके आगे के चैप्टर को आगे के पॉइंट को डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख देना।
जब हम इसका लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे, तब जाकर के हम अपने आगे के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।